ओके जी, वेलकम बैक। सेकंड बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी। सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी फर्स्ट बुक पार्टनरशिप की ख़त्म हुई है। सेकंड बुक हम इसको कहते हैं। और इस बुक का नाम है पार्ट ए वॉल्यूम टू। ठीक है जी, पार्ट ए वॉल्यूम टू। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं कुछ बता रहा हूँ। सिंपली अगर हम बात कर रहे हैं ना, पहले मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ। क्लास प्लस वन में हम क्या पढ़ते थे? क्लास प्लस वन में हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग। पवन जी सामने देख लो, 22 डंडे याद है ना? अगले दिन परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी तो इसलिए आज इधर देखता रहियो। क्लास प्लस वन में जो हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग, जर्नल लेजर सारा कुछ। ठीक है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सेम रहते हैं, चाहे प्लस वन हो चाहे प्लस टू हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो। क्लास प्लस टू में हमारा लेवल थोड़ा बढ़ गया। कह रहे अब आप बच्चे से थोड़े से बड़े बच्चे हो गए। आधे बच्चे मेजोरिटी माइनॉरिटी खत्म करके मेजोरिटी में मूव कर जाते हैं, प्लस टू में 18 साल के हो जाएंगे। तो कह रहे हैं अब आपका सिलेबस भी बढ़ा दिया जाएगा। क्लास प्लस वन में एक ही बुक पढ़ते थे हम, सोल प्रोप्राइटर की। क्लास प्लस टू में हम पढ़ते हैं तीन तीन। तीसरा एक और लेवल होता था वो खत्म कर दिया। तो क्लास प्लस टू में उन्होंने बोला एक तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग चैप्टर से, जिसका अंत हुआ डिसोल्यूशन चैप्टर पे। ठीक है जी। पार्टनरशिप के बाद पार्टनरशिप के बाद तीसरी सॉरी दूसरी जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं कंपनी की, कॉरपोरेट लेवल की। अल्टीमेटली ना आपको पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल लाइफ में और मार्केट में इतने कोई केसेस दिखने के लिए नहीं मिलेंगे। कोई टीवी, ग्रो एप्स, स्टॉक मार्केट, ये प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए होते ही नहीं है। इवन मेरे सीए के ऑफिस में भी सबसे कम काम पार्टनरशिप वालों का ही होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने तो आज तक अभी बनते भी नहीं देखे, टू बी वेरी फ्रैंक। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे नहीं पता, शायद कि मेरे ऑफिस में वो वाले लेवल का काम नहीं है जो पुराने सीए हैं या पुराने अकाउंटेंट है 20-20 साल पहले, 25-25 साल पहले, जहां पे हम रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग ये वो सीख रहे होते हैं। हमने तो कभी देखी ही नहीं। चलो, हमारा मुद्दा कहाँ पे है? हमारा मुद्दा है जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंपनी। कंपनी की दो बुक्स हैं। ठीक है जी, कंपनी की दो बुक्स हैं। पहली बुक में शेयर कैपिटल का चैप्टर है और डिबेंचर्स का चैप्टर है। और जो दूसरी बुक है उसमें रेशियो कैश फ्लो का है। अभी हम ये वाला स्टार्ट करने वाले हैं। इसी बुक में दो ही चैप्टर हैं, एक शेयर्स एक डिबेंचर्स। ये बुक आने कितने वाले मार्क्स की है? 24 मार्क्स की ये बुक्स आने वाली है। तो अगर कोई बच्चा ये कहता है ना कि मुझसे पहले तो सर मेरे को एक काम करो, हमने क्रैश कोर्स लिया, सबसे पहले तो हमें पास जितना बनाओ। सबसे पहले तो लेवल यही होना चाहिए ना, 80 में से पहले 27 जितना तैयार करें, 27 के बाद 40 जितना, फिर 50 जितना, ऐसे ही होता है। तो जो बच्चे कहते हैं मुझे पास होना है, वो अगर ये दो चैप्टर करके चले गए ढंग से, 24 नंबर की तो ये वाली बुक है सिर्फ। 24 में से मरे से मरा मैं 13, 14, 15 नंबर के लिए तो जा ही सकता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आप 22 पे जाओ, 24 में से 20 लो। 13, 14 नंबर तो आ ही सकते हैं, तो आपका आधी तो यहाँ से पास आउट हो सकते हो। लेकिन हमारा एक तो देखो, अगर ये मार्किंग में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आएगा शेयर कैपिटल का 16 नंबर का, डिबेंचर का 8 नंबर का। तो इसलिए मेरा सबसे हैवी चैप्टर कौन सा बना? शेयर कैपिटल। और पूरे सिलेबस का सबसे मुश्किल चैप्टर भी यही है। मुश्किल नहीं है, सबसे लेंथी चैप्टर है एक्चुअल में। दो तीन अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, लास्ट में बड़े क्वेश्चंस आते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को लगता है ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है। लेकिन 16 नंबर का भी तो है। उसी में से 16 नंबर में से जो डिबेंचर चैप्टर शुरू होगा, 4 नंबर की तैयारी तो आपकी शेयर चैप्टर में ही कंप्लीट हो जाएगी। डिबेंचर चैप्टर की तैयारी आपकी शेयर चैप्टर में ही कवर हो जाएगी। अब तो देखा जाए, अगर मैं शेयर चैप्टर कर लूं, मेरा 18-20 नंबर का तैयार हो जाता है। डिबेंचर के साथ मिला के पूरी बुक 24 मार्क्स की तैयार हो जाती है। जब हमने रेगुलर बैच चलाया था तो मेरा शेयर कैपिटल का चैप्टर 1 महीने से ज्यादा चला था। आज की डेट में, मैं डेट नहीं बोलूंगा आज क्या डेट है, अगर मैं आज से रेगुलर बैच जितना 1 महीना लगा दूं, आपको पता लग जाएगा। बाकी तो तैयारी करने के लिए मेरे पास दिन क्या रह जाएंगे? बिल्कुल थोड़े से। तो इस क्रैश कोर्स का पहला पर्पस सुन लो क्या है। फर्स्ट डे बताया था पार्टनरशिप जिस दिन शुरू हुई थी कि थोड़ा सा स्पीड खींच के रखेंगे, होमवर्क ज्यादा दे के रखेंगे, क्लासेस की थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ाया करेंगे, 1.5 पौने 2 घंटे 2 घंटे। मैं नहीं देखूंगा कि 1 घंटे के बाद तुम्हें आलस आ रही है, नींद आ रही है, क्या आ रही है। मुझे सिलेबस भी खत्म करवाना है, मुझे पास आउट भी करवाना है, अच्छे नंबर भी दिलवाने हैं। और अभी हम सेकंड बुक के पहले चैप्टर पे हैं। जो मेरी शुरू क्या हो रही है, पार्टनरशिप खत्म हुई है। पार्टनरशिप आपकी कितने बुक नंबर की थी याद है? पार्टनरशिप थी 36 मार्क्स की। पार्टनरशिप थी 36 मार्क्स की। फिर उसके बाद कंपनी की दो बुक्स। पहली बुक कितने नंबर की है? 24। कितने मार्क्स हो गए टोटल? 36 और 24, 60।
जो तीसरी बुक है जिसमें रेशियो, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो आपकी आएगी 20 नंबर की। देखना 80 पूरे हो गए हैं। 36 की पार्टनरशिप कर चुके हैं। 24 नंबर सबसे ज्यादा स्कोरिंग, कहने का मतलब है सेकंड बुक है। अगर आप ध्यान से देखोगे 36 वाले जो 36 मार्क्स हैं उसमें हमने 7 चैप्टर्स किए थे, तोड़ तोड़ के थे 5 चैप्टर, हमने थोड़ा सा 2 चैप्टर को अलग अलग पार्ट में बांट दिया था, तो 7 चैप्टर्स थे, लेकिन अल्टीमेटली 5। 36 नंबर में हमने 7 चैप्टर निपटाए। ठीक है जी। जो तीसरी बुक है 20 नंबर वाली, इसमें आपके पास आने वाले हैं कम से कम एक चैप्टर है। तो अब आप एवरेज खींचो सेकंड बुक की। अब देखते हैं कि बनिया बुद्धि या बनिया दिमाग कौन चलाता है। तो देखा जाए सबसे स्कोरिंग बना क्या, सबसे स्कोरिंग बनी आपकी सेकंड बुक। अगर आप लोग पास होना चाहते हो या फिर कोई बच्चा 90 प्लस लेना चाहता है, तो अगर वो ये वाली ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा ना, ना वो बच्चा कभी ढंग से पास होएगा 30 नंबर जितना, ना 90 जितना। जो एवरेज बच्चे होते हैं 50, 60, 45, उनके लिए इतनी ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन दो ही बच्चों के लिए होती है, या तो बिल्कुल डल या बिल्कुल इंटेलिजेंट। जिन्होंने 90 प्लस लेना है उसको पता होना चाहिए कि कोई चैप्टर, कोई बुक में पर चैप्टर की एवरेज क्या है। तो यहां पे सेकंड वाले बुक में मेरे को बताओगे क्या एवरेज है एक चैप्टर की? 12 मार्क्स पर एवरेज हो गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन, 6 चैप्टर आने वाले हैं बेटा, 5 नहीं 6, थर्ड वाली बुक में। लेकिन उसमें से 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जो 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। मेनली तो 3 चैप्टर हैं जिनके ऊपर ज्यादा टाइम लगेगा, 3 चैप्टर हैं जो 2 दिन में खत्म हो जाते होते हैं। हो सकता है एक दिन में भी खत्म हो जाए वो 3 चैप्टर्स। तो यानी कि यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 6 करो, कितना होता है देखें जी। आज कॉमर्स वाले अकाउंटेंट बैठे हैं ना, फ्यूचर के कुछ सीएस भी बैठेंगे, कुछ अकाउंटेंट बैठे हैं। 20 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपका बैठ रहा है 3.3 मार्क्स पर चैप्टर। और यहाँ पे आपका क्या बैठ रहा है 36 डिवाइडेड बाई, अल्टीमेटली अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ, 5, यहाँ पे 6 नंबर का एक चैप्टर है। तो अब आप एवरेज देख रहे हो। अगर यही मैं आपको बात करूं, एक जगह आपको 6 लाख रुपए मिल रहा है, एक जगह 12 लाख, एक जगह 3 लाख, सबसे पहले कौन से लपेटोगे? तो इसका मतलब यही है, अगर 12 लाख लपेटना चाहते हो, ऑब्वियस है मजदूरी भी उसी में ज्यादा होगी। तो मजदूरी का सबसे बड़ा चैप्टर है हमारा शेयर, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगले 4-5 दिन जहां जहां पे इंपॉर्टेंट क्लास, जिसने छुट्टी मारी 4 दिन के लिए, मैंने उसको सीधा उसका ट्रांसफर कर देना कि 4-5 दिनों के बाद आना। मैं गैप के साथ ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा पहले 5-7 दिन। तो जिसने छुट्टी मारनी है फिर 5 दिन छुट्टी मारना, अगले चैप्टर में आना डिबेंचर्स में, या उस टाइम पे आना जब सारे कर रहे होंगे, आप लोग ऐसे ऐसे देख रहे होगे। सुन गया? 5-6 बच्चे मेरे लिस्ट पे हैं, मैसेज डाल दूंगा आज मैं उसको, और वो भी ग्रुप में मैसेज डालूंगा। अगले 4-5 दिन छुट्टी नहीं चाहिए मेरे को, स्कूल से लेट आओ जल्दी आओ, टाइम सुबह का है शाम का है। इन केस अगर 1-2 बच्चों की वजह से मुझे सुबह क्लास लगानी पड़ी, वो ठीक है, वो आप रिपीटेड क्लास यहाँ पे आके लगा लेना। ठीक है, जिसका सिर्फ स्कूल का वाइवा होगा, बस यही कंडीशन पे छुट्टी मिलेगी, और कोई कंडीशन नहीं। घर बीमार कुछ भी है, मम्मी पापा, पढ़ाई और ट्यूशन, मेरे को ये 5-7 दिन बड़े जरूरी चाहिए। 16 नंबर का चैप्टर आना है, ये चैप्टर मेरा तसल्ली से हो गया ना, बाकी पूरा सिलेबस इससे आसान है। आप इसको ऐसे मान सकते हो, या इससे छोटे चैप्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की अकाउंट सीखने वाले हैं। कंपनी के अंदर 2 बुक, पहली बुक शुरू करने वाले हैं डिबेंचर्स और शेयर्स वाली। तो ये वाला जो चैप्टर है कंपनी वाला, जब मैंने रेगुलर बैच किया था, हो सकता है आधे बच्चों को याद है, हो सकता है आधे बच्चों को नहीं याद, 3 दिन मैंने लगातार केस स्टडीज बताई थी, कहानियां बताई थी इस चैप्टर की। रिलायंस की, अडानी की, टेस्ला की, माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस बताए थे, बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज समझाई थी। तीसरे दिन के बाद जाके हमारा रिटर्न या प्रैक्टिकल शुरू हुआ था। तो दिस मच इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे नॉर्मल चीजें दिखने के लिए मिल जाती हैं। स्टॉक मार्केट सबसे बड़ा, स्टॉक मार्केट हमेशा कंपनियों का चलता है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर स्टॉक मार्केट में अलाउड नहीं होते। पीपी वाटर बॉल्स की एक वीडियो दिखाई थी यहाँ पे, हाँ वो भी वैसे दिखा सकते हैं, लेकिन अब ये वाले टीवी का साउंड सिस्टम खराब है, नहीं तो वो पीपी वाटर बॉल्स वाली एक वीडियो है। खैर एक वीडियो उस पे तो पिछले साल एक्चुअली मैंने क्या किया था, वो पीपी वाटर बॉल्स वाली वीडियो ना मैंने यहाँ पे चला दी थी अपनी यूट्यूब रिकॉर्डिंग में। समझ रहे हो? जैसे अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसी रिकॉर्डिंग में मैंने यूट्यूब की वो वाली वीडियो प्ले कर दी। मेरी जो रिकॉर्डिंग खत्म हुई उसमें यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी आ गई, मैंने यूट्यूब पे डाल दी, तो मेरे पास कॉपीराइट का वो आ गया था, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। तो कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई थी, कहते हैं अब 2 चांस हैं। उसके बाद हुआ चैनल ब्लॉक। तो अब पिछले 2-3 बैचेस से ऑफ रिकॉर्डिंग वो वाली वीडियो दिखाता हूँ,
फिर उसकी हम डिस्कशन कर लेते होते हैं। आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, 7-8 मिनट की वीडियो है, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल से उठ के किताबों में। किताबों में आने क्या वाला है, सिनेरियो बता दिया, मार्किंग स्कीम बता दी, इंपॉर्टेंस बता दी, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ हमारी पूरी +2 का सबसे इंटरेस्टिंग या प्रैक्टिकल लाइफ के साथ लिंक्ड चैप्टर यही है, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो, कैश फ्लो भी उतने नहीं है। सेकंड होता है रेशियो बैंक के साथ। अब हम बात करते हैं कंपनी अकाउंट सीखने वाले हैं कि कंपनी अपने खाते कैसे बनाती है। जैसे पहला टॉपिक बनेगा कितनी तरह की कंपनियां होती हैं, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, कितने तरह के शेयर कैपिटल होती हैं, उनकी जर्नल एंट्री। वाइवा का सबसे फेमस क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, क्या कंपनी शेयर्स पार पे इशू कर सकती है। अब हम बात करते हैं ये एंट्रीज क्या है, शेयर्स है क्या। अब नंबर ऑफ टॉपिक्स जितने हैं बाद में देखते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कंपनी है, कंपनी को जिसने लॉन्च किया, जैसे जोमेटो वाले ने सबसे पहले उसके पास पर्सनल सेविंग पड़ी थी 4-5 करोड़, उसने कंपनी खोल ली। 4-5 करोड़ से अगर अच्छे लेवल पे जाना है, इवन स्टेट लेवल पे भी जाना है, स्टेट क्या यार, आपको सिंपल आपके डिस्ट्रिक्ट या शहर लेवल पे भी जाना है, 4-5 करोड़ कुछ भी नहीं है, तो आपको एक अच्छा खासा फंड चाहिए। कुछ पैसा वो होता है जो आपने क्लास +1 की बिजनेस स्टडी में सीख रखा था, बूट स्ट्रैपिंग। किसी को याद है ये वर्ड, बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है जब हम अपना कंपनी शुरू करते हैं अपना पैसा लगा के, अपनी सेविंग अपने मम्मी पापा से लेके, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप कंपनी, जहां पे हमने पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया, सारा मेरा पैसा लगा हुआ है कंपनी में। कंपनी 4-5 करोड़ से नहीं चल सकती अच्छे लेवल पे, तो कंपनी को फंडिंग की जरूरत है। कंपनी फंडिंग करने सबसे पहले बताओ किसके पास जाएगी, बताओ जल्दी बोलो। बैंक के पास, जिसने बैंक बोला मतलब वो अवेयर है। सबसे पहले कंपनी बैंक के पास जाती है लोन लेने, ठीक है जी। तो कंपनी ने फंड लिया, सबसे पहले बैंक से लोन ले लिया, पैसा खत्म हो गया, और पैसा कहां से लेके आए। तो आप लोगों ने आजकल सुना होगा जैसे बोट कंपनी है, जोमेटो है, कोई भी कंपनी है ना, बैंक बुंक से लोन लेके ना, उसके बाद वो सीधा चली जाती है आईपीओ पे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का सिंपल मतलब है हम अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में उतार देते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगा के हमारी कंपनी के मालिक बन जाओ, हिस्सेदार। जो जितना पैसा लगाएगा उतने के बदले में आप मालिक बनोगे। समझ लो अगर मेरी कंपनी 100 करोड़ की है, किसी ने मुझे 2 करोड़ दिया, वो कंपनी का मालिक है, लेकिन 2 करोड़ की हैसियत के बराबर। जिसका दिमाग अच्छा चलता है वो सिंपली उसने माइंड में कैलकुलेशन कर ली, 100 करोड़ का 2 करोड़ कितना हो गया, 2%, तो वो 2% कंपनी का मालिक बन गया। 2% कंपनी का मालिक होना, आप ये समझ लेना कि आप लोग बहुत ही अमीर बंदे हो। अगर किसी अच्छी खासी कंपनी में, रिलायंस जैसी कंपनी में अगर हमारा 2% पैसा हो ना, हमारी 2-3 पुश्तें तो ऐसे ही चल जाएंगी, समझ रहे हो। तो 2% एक अच्छा स्टेक होता है। तो कंपनी वालों को फंडिंग की जरूरत होती है। कंपनी फंड 3-4 तरीकों से इकट्ठा करती है। सबसे पहले ओन कैपिटल, ठीक है जी, ओन कैपिटल मतलब अपना पैसा लगा दिया। दूसरा हमने ले लिया बैंक से लोन, लोन बैंक से ले लिया, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक। तीसरा हमने कंपनी में क्या कर दिए, शेयर सेल करने शुरू कर दिए, इसी को बोलते हैं शेयर इशू करना। मेरे को 100 करोड़ की जरूरत है, मेरे पास जितना पैसा था लग गया 10-20 करोड़। अब मैंने क्या किया, पब्लिक को इन्वॉल्व किया। पब्लिक को इन्वॉल्व करने के लिए हमें आईपीओ निकालने पड़ते हैं। किस किस ने आईपीओ सुन रखा है नाम, चलो काफी सारे बच्चों ने आईपीओ का नाम नहीं सुन रखा है, लेकिन काफी सारे बच्चों ने नहीं भी सुन रखा। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, बैंक से जितना लोन लेना था गिरवी गुरवी रख के बैंक ने दे दिया, फंडिंग और चाहिए। तो फंडिंग इकट्ठी करने के लिए मैं पब्लिक में अनाउंसमेंट करता हूं। अनाउंसमेंट जाती है आपके किसी ब्रोकर्स के थ्रू, बैंक के थ्रू, जनरली बैंक के थ्रू एक इंटरमीडिएरी होता है, क्योंकि बैंक पे लोग विश्वास करेंगे ना, मेरी नई कंपनी में थोड़ी करेंगे। सिंपल सी बात है, हमने अनाउंसमेंट डाल दी कि हमारी कंपनी है, उसमें 100 करोड़, उसमें 1 करोड़ की कैपिटल लगी हुई है ऑलरेडी, और एक हमने अपनी कंपनी की जो कैपिटल है ना उसको 10 रुपए के हिसाब से बांट दिया। अब अगर मैं आपको बात करूं 1 करोड़ 1 CR, इसी को ही मैं बोल देता हूं 100 लाख रुपए, नहीं, हाँ, 100 लाख या 1 करोड़ रुपए एक ही चीज होती है ना। अब मुझे अगर 1 करोड़ रुपए के चिप्स खरीदने हो, 10 रुपए का एक चिप्स का पैकेट है, क्या आप बता सकते हो नंबर ऑफ चिप्स के पैकेट में कितने खरीद लूंगा 1 करोड़ रुपए के। 1 करोड़ रुपीज मेरे पास है टोटल, ठीक है जी। 10 रुपीज का पैकेट है चिप्स का, तो मैं 1 करोड़ रुपया दे के फैक्ट्री वाले से कितने चिप्स का ऑर्डर ले सकता हूं, या कितने, 10 लाख। 10 लाख रुपए या 10 लाख पैकेट्स,
पहले आपको देखो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है। अब मेरा पूरा चैप्टर इसी 3 कैलकुलेशन से चलेगा। आपको ये समझ में आ गया है? क्या सर कंपनी वाले यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में चिप्स भी बेचेंगे? नहीं। अब अगर मैं चिप्स को रिप्लेस कर दूं विद द नेम ऑफ शेयर, बात तो एक ही है। मैं मैथ ही नहीं छेड़ रहा, जो है वही है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैकेट को रिप्लेस कर दिया। पहले हमारा क्या लिखा हुआ था? पैकेट्स। पैकेट्स को मैंने रिप्लेस कर दिया। चल यार, इसको किसी अच्छे नाम से बुलाते हैं, शेयर्स। तो 10 लाख क्या हो गई? शेयर्स। ये सबको पता होगा, कंपनी 10 लाख शेयर बेचना चाहती है। 10 लाख शेयर का मतलब है कंपनी ने अपने जितने भी मालिकाना हक थे ना, जितने भी अपनी ओनरशिप थी, ओनरशिप के 10 लाख टुकड़े कर दिए। मतलब कंपनी के अंदर अगर हर बंदा एक एक शेयर यानी एक एक चिप्स का पैकेट लेगा तो कंपनी के अंदर टोटल 10 लाख ओनर्स आ जाएंगे। जिसने एक शेयर खरीदा वो 10 रुपए का मालिक बन जाएगा कंपनी में। क्या सर 10 रुपए का भी मालिक कहलाया जाएगा? द आंसर इज यस। बस डिपेंड करेगा आप मालिक ऊपर वाली हैसियत के हो या नीचे वाली। अब जैसे इस कंपनी के मेरे को शेयर खरीद रहे हैं, तो मेरे पास 2 लाख रुपए फालतू पड़ा है, तो मैं कितने शेयर खरीद सकता हूं 2 लाख रुपए के? अकाउंटेंट बैठे हैं मेरे सामने बहुत सारे। 20,000। 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10, तो मैं 20,000 शेयर खरीद सकता हूं। मान से इधर 2 लाख रुपए के 10 रुपए के हिसाब से 20,000 चिप्स के पैकेट यानी कि शेयर खरीद सकता हूं। तो मैं कंपनी में 20,000 शेयर्स का मालिक बन गया। किसी के पास पैसे सिर्फ 10 रुपए हैं, उसने एक शेयर खरीदा, क्या वो भी मालिक है? द आंसर इज यस, लेकिन वो 10 रुपए के बराबर मालिक है। तो आपको समझ में आया? कंपनी ने अपनी पूरी कैपिटल को एक यूनिट में बांट दिया ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए कंपनी का भाव रखना। अब इन केस आपको जब चिप्स का पैकेट आप लोग खाते हो 10 रुपए का, आपको क्या लग रहा है वो जो इतनी बड़ी कंपनी है वो आपके लिए 10 रुपए का चिप्स बनाती होगी? बताना एक बार के लिए। नहीं, वो बल्क में 1000 ऑफ केजीज में बनाती होगी। उसको क्या करती है? 10-10 वाले पैकेट में, 20-20 वाले पैकेट में बांट देती है। कुलचे वाला आता है, वो इतना बड़ा सा वो बर्तन सा होता है जो उसका, उसके अंदर आपको क्या लग रहा है? आप अगर एक कुलचा खाने जा रहे हो तो 20 रुपए के वो छोले बना के आता है क्या बीच में? वो अपने टोटल बना लेता है, उसको क्या करता है? एक एक यूनिट में बांट देता है। तो यार अगर देखो तुम लोग ये बात समझ सकते हो कि चिप्स बन रहे हैं टन में, केजीज में, है ना, क्विंटल में, कुलचे बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं इतने में, तो क्या कंपनी को नहीं पता अगर हमने अपने लोगों से पैसा इकट्ठा करना है और हमने अपने शेयर में हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो अगर मैं सभी को या 100 करोड़ चाहिए तो क्या कोई मुझे 100 करोड़ देने के लिए रेडी हो जाएगा? नहीं। 20 करोड़ नहीं, 10 लाख नहीं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? अपनी कैपिटल को एक छोटे यूनिट में बांट दिया। कहने का मतलब 1 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में, कंपनी की अपनी मर्जी होती है। मैक्सिमम 10 रुपए में बांट के चलती है कंपनी। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कंपनी ने ओरिजिनल प्राइस क्या रखा है? 10 रुपए। तो 10 रुपए के हिसाब से जिसने उस कंपनी में हिस्सेदार बनना है, आपको लग रहा है कंपनी अच्छी है, आप कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, तो उस कंपनी में 10 रुपए के हिसाब से जितना आपके पास पैसा है लगा लो। कोई 5 लाख लगाएगा, कोई 20,000, कोई 10,000, कोई 1 करोड़। चीज समझ में आ गई? तो इससे क्या होगा? कंपनी ने अपने शेयर बेचे, लोगों ने शेयर खरीदे। अब मेरे को बात बताओ, अब मैं मनी माइंडेड हो रहा हूं। लोगों ने पैसे डाले, शेयर खरीदे, कंपनी ने शेयर बेच के लोगों से पैसे लिए। कंपनी के पास पैसा आया या गया? कंपनी के पास पैसा आया है। कंपनी से गया क्या? शेयर। यानी कि जो एक मालिक था स्टार्टिंग में पूरे 100 करोड़ का या 1 करोड़ का, उसी ने अपने अपने थोड़ी हिस्सेदारी बेची है। तो शेयर पब्लिक में बेचने के बाद, शेयर्स पब्लिक को बेचने के बाद जो मेन ओनर था ना, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जी, फॉर एग्जांपल कोई भी ABCD, वो 100% का मालिक नहीं रह गया। चाहे एक बंदे ने 10 रुपए का शेयर भी खरीद लिया हो, तब भी 0.00% हिस्सेदारी बेच दी ना। इसी को हम बोलते हैं कि कंपनी वाले अपनी हिस्सेदारी बेचते हैं, बदले में पैसा लेके कंपनी में लगाते हैं, फिर कंपनी को एक्सपेंड करते हैं। फिर साल में जो भी सेल करेंगे, जो भी प्रॉफिट करेंगे, तो सभी में बांट दिया जाएगा। क्या सर जिसने एक चिप्स का पैकेट खरीदा है उसको भी सेम प्रॉफिट मिलेगा बाकियों के जितने? नहीं। जिसने जितना जितना पैसा लगाया है, जिसने जितने जितने शेयर खरीदे हैं, तो जब साल में 31 मार्च में हम देखेंगे कंपनी का नफा नुकसान क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, तो जिसने जितना पैसा लगाया हुआ है, जितने परसेंट शेयर या जितने शेयर खरीदे हैं, उसके बदले में उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए, 50,000, तो एक शेयर जिसने खरीदा है उसको 50,000 का थोड़ा सा पार्ट मिल जाएगा। जिसके पास आधे शेयर्स हैं उसको 50,000 का आधा यानी कि 25,000 उसको प्रॉफिट मिल जाएगा।
यानी कि ये लोग मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, या तो कंपनी अगर अच्छी ग्रो कर रही है तो शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है, एक तरह से तो ये होता है। शेयर क्यों खरीदते हैं हम, दो तरीके बता रहा हूं। एक तो प्राइस इंक्रीज होता रहता है अगर हमें कंपनी पता है, तो एक तो मैं कल को फिर ये वाले शेयर पब्लिक को किसी और को बेच के ज्यादा प्रॉफिट पे निकल लूंगा कंपनी से। दूसरा होता है जो हर साल हमारा प्रॉफिट बांटेंगे ना, हर साल जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका डिविडेंड बांटते हैं आपस में। जब हम प्रॉफिट को सारे शेयर होल्डर में बांटते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये दो चीजों के लिए। सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी का होता है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, जैसे समझ लो ये वाली बिल्डिंग है, अगर ये वाली बिल्डिंग समझ लो ये मेरी बिल्डिंग होती, आपको पता है मैं बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, कमर्शियल बिल्डिंग में जो मैं रेंट पे चढ़ा सकता हूँ। एक, अगर ये वाली बिल्डिंग मैंने 2015 में खरीदी होती, पिछले 3-4 महीनों से पता है आप लोगों को राजपुरा में प्रॉपर्टी में बूम चल रहा है पूरा, 3x 2.5x 2x 4x हुई पड़ी है। मतलब पिछले 3-4 महीनों में लोगों ने डबल कर लिया प्रॉपर्टी को, सही मायने में 4 महीने में डबल डबल किया लोगों ने। अब जाके 1-1.5 महीने तक थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हो रही है अब। तो अगर 2015 में जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, समझ लो ये वाली बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं है, हाइपोथेटिकली लेते हैं, समझ लो अंकल ने ये बिल्डिंग 60 लाख में खरीदी, ठीक है जी। 2025 10 साल के बाद आपको पता है बिल्डिंग कितने की बिकेगी आज। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे मान लेता हूँ 2 CR, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो मेरे साथ वाली बिल्डिंग अब से 6-7 महीने पहले बिकी थी बिल्कुल सेम 1.5 करोड़ में बिकी थी, तो आज की डेट में इसकी 2 करोड़ तो बड़े आराम से वैल्यू होगी। एक तो शेयर का और प्रॉपर्टी का एक ही सीन है, या तो जो हमारे प्राइस बढ़ रहे होते हैं, एक तो उसके लिए मैं शेयर में या प्रॉपर्टी में पैसा लगाता हूं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, समझ में आ गया, उस शेयर का प्राइस है उस प्रॉपर्टी का रेट। इसलिए लोग आपकी कंपनी में पैसा डालते हैं। अगर आपकी कंपनी अच्छी हुई, कल को 60 लाख वाली चीज वो 2 करोड़ में बेच के प्रॉफिट कमा के साइड हो जाएंगे। दूसरा, प्रॉपर्टी से और मेरा क्या होता है, प्रॉपर्टी से और मेरी होती है रेंटल इनकम। अब अंकल ने ये वाली प्रॉपर्टी 60 लाख की ली, 4 जनों को किराए पे दे दी, तो उसका भी तो रेंट आएगा। सर ऐसे शेयर के साथ क्या लिंक है, इधर 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 प्रॉपर्टी वालों का एक तो वो प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट देखते हैं प्लस रेंटल इनकम देखते हैं, दो बेनिफिट हो गए सेम शेयर्स का। शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, एक वो देखते होते हैं, प्लस हर साल जितना भी हम कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस कमाएंगे वो सारा का सारा शेयर होल्डर में बांट देंगे, उसको बोलते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट बांटने को बोलते हैं डिविडेंड। तो शेयर्स वाले इसलिए कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। ये मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया, क्यों हम शेयर इशू करते हैं, पब्लिक वाले क्यों शेयर खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं एक कंपनी जिसने अपना शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपए, अभी अभी यही डिस्कस हुआ था वाइवा में, इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया। कंपनी 10 वाला शेयर पब्लिक में आईपीओ में जब बेचती है, पहली आईपीओ का मतलब होता है जब पहली बार पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कंपनी 10 वाला शेयर कितने में बेच सकती है। सबसे पहले एट पार, एट पार का मतलब होता है 10 वाला शेयर 10 में, नो प्रॉफिट नो लॉस, इधर टू कंपनी इधर टू शेयर होल्डर। दूसरा होता है प्रीमियम पे, 10 वाला 12 में, 15 में, 120 में, 1000 में। सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसकी वीडियो, इसकी यूट्यूब शॉर्ट भी डाली हुई है मैंने अपने चैनल पे ना। सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती, इसलिए जब ये शेयर्स निकालते हैं ना रिलायंस वाले, बजाज वाले, ये 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला या 10 वाला सीधा सीधा शेयर निकालते हैं 700 में, 500 में। आप परसेंटेज भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। अगर कंपनी 10 वाला शेयर 20 रुपए में इश्यू करे तो 100% प्रीमियम हो गया, सोच के देखना। 10%, 10 रुपए का शेयर है, 100% प्रीमियम यानी कि डबल पे। तो सोचो अगर 20 रुपए में कर रही है तब भी 100% प्रीमियम है, 200 पे करेगी तो एक जीरो और ऐड कर दो, 1000%। तो इसलिए परसेंटेज की कोई भी मतलब वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तीसरा होता है क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, आंसर इज नो। ये वाइवा में क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया, तो ये वाला क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया, तो डिस्काउंट पे हम शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन, ये पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया, ये प्रैक्टिकली आपके अब शुरू हो चुके हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तभी क्वेश्चन स्टार्ट करा पाऊंगा। अब 10 वाले शेयर को कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कंपनी कैसे बेच सकती है। या तो सामने वाले शेयर होल्डर को ये कहती है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे दो, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट होंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर उसके बाद फाइनल कॉल या सेकंड कॉल बोल लो। मतलब उन्होंने 10 रुपए के शेयर को ना 4 किश्तें बांध दी, पहली 3 रुपए की किश्त, फिर 4 रुपए की, फिर 2 रुपए की, आखिरी बताना एक।
या फिर दूसरा बनता है लमसम। लमसम का मतलब होता है इकट्ठे 10 रुपए दे दो। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था, प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ कौन सा केस चलता है, बता भाई मनन। प्रैक्टिकल लाइफ में लमसम केस चलता है आज की डेट में, क्योंकि जब कंपनी, पार्थ ऊपर देख, जब कंपनी शेयर बेचना चाह रही है, कंपनी पता है शेयर क्यों बेचती है, वैसे मैंने समझा दिया है, देखें जी आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कहता है। देखा जाए टीचर जान के बोलता है कि देखा जाए कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, पता तो चले। आंसर तो कुछ भी नहीं था। शेयर क्यों इश्यू कर रहे हैं भाई, पैसा चाहिए, फंड चाहिए। अब जिन्हें ध्यान से सुना हुआ है उसका आंसर तो पहले फ्लो में ही निकल आएगा, कंपनी को फंड चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अगर कंपनी को फंड चाहिए फिर कंपनी किश्तों में पैसा क्यों मंगाएगी। लेकिन जो हमारा कंपनी लॉ है, देखो कंपनीज और पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है, जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व होती है ना, वहां पे हमें कुछ लॉ या कुछ एक्ट बनाने पड़ते हैं ताकि धोखाधड़ी ना हो। हमारे यहाँ पे मेनली एक्ट क्या बनता है, कंपनीज लॉ 2013। कंपनीज लॉ में सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं, डायरेक्टर को कितनी जेल डालनी है, कंपनी के ऊपर क्या जुर्माने लगानी है, इतनी सारी सिचुएशन है ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। जब कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करना होता है, मेरा दोस्त है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में है मोहाली में, तो मेरी उसके साथ महीने 1.5 महीने बाद बात होती है। रेगुलर बैच में मैंने इन बच्चों को बोला था कंपनी को आईपीओ तैयार करने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। और अब मेरे दोस्त की भी बात हुई थी मेरी 15-20 दिन पहले, तब तक मुझे इस चीज का पता नहीं था। कहता हम आईपीओ लेके आ रहे हैं महिंद्रा वाले, मतलब लेके आएंगे या उनकी कोई और कंपनी या कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये जो वर्ड मैंने बोल दिया ना इसी के ऊपर ही जेल हो जाती होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ना कि ये वाली कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, इन उस कंपनी तक अगर पहुंचती है तो इनसाइडर ट्रेडिंग या वैसे ही इंफॉर्मेशन लीक करने के चक्कर में, अब जिसने बोला जो मर्जी हो उसको अंदर डाल देते हैं कि आपने हमारी कंपनी के बारे में ऐसा बोला क्यों। क्लिप कट कर देंगे नहीं, चलो एबीसीडी कंपनी है, ठीक है, मॉनिटर एंड मॉनिटर कंपनी है एक, तो उनकी कोई और कंपनी होगी, वो फ्यूचर में आईपीओ लेके आना चाहते हैं। तो मेरा फ्रेंड बता रहा था, कहता 1.5 साल, पिछले 6-8-10 महीने से प्रोसेसिंग शुरू कर दी है, अभी 1-1.5 साल और लग जाएगा। मतलब आईपीओ के अंदर इतनी टर्म्स कंडीशन होती हैं, इतनी टर्म्स कंडीशन होती हैं, कम से कम 3 से 4 साल पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि आज से 5 साल 4 साल के बाद ना हम आईपीओ लेके आएंगे, तो उसकी कंडीशन आज से शुरू करनी स्टार्ट कर दो, मतलब उसकी पूरी कंपनी की कंडीशन पूरी करनी स्टार्ट कर दो। जैसे कि ऐसा होता है कि कंपनी इतने साल पुरानी होनी चाहिए, कंपनी की पिछले साल में सेल इतनी होनी चाहिए, इतने शेयर होल्डर होने चाहिए, डायरेक्टर ये होने चाहिए, बाहर बोर्ड लगे होने चाहिए, फलाना फलाना फलाना, इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, तब जाके कंपनी आईपीओ लेके आती है। अब जब कंपनी इतना सारा कुछ आईपीओ लेके आ रही है तो प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी कहती है 10 रुपए इकट्ठे मंगाओ ना, क्या पहले आप 3 रुपए मंगाओगे फिर 4 पे, दोबारा खर्चा होएगा, सामने वाला भी खज्जल होएगा। कंपनीज एक्ट वालों ने बोला जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है वहां पे गवर्नमेंट के कानून चलते हैं, कानून मतलब एक्ट। मर्डर हो जाए, मर्डर के बाद आपको पता है ना, या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या तो फांसी मिलेगी। जो ये वाले गंभीर केसेस होते हैं, आपको पता है फांसी मिल रही है या जेल जा रहे हैं या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है। आईपीसी की धारा सुना हुआ है, आईपीसी इंडियन पिनल कोड सुना हुआ है कभी वर्ड एक बार भी, यानी कि हर चीज के ऊपर कानून होते हैं, तो हमारी कंपनीज के ऊपर भी कानून है। कंपनीज एक्ट 2013 उन्होंने बनाया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक अलग बॉडी है। इन्होंने बोला कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही है, पब्लिक से पैसा इन्वॉल्व कर रही है, लोगों से ठगी ठोरी ना कर जाए, शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट ना करे, अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर यूज ना करे, ऐसी सभी चीजों के लिए सेबी बना दिया गया। तो उन कंपनीज एक्ट ने और सेबी ने ये वाले 2 केसेस बताए। अगर आप शेयर इश्यू करना चाहते हो या तो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहे 4 इंस्टॉलमेंट में करो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 1 में, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल सारी कंपनियां, जब मैं भी आईपीओ अप्लाई करता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में सारी कंपनियां 10 रुपए इकट्ठा मंगवा लेती हैं, क्योंकि फंड की जरूरत है। कुछ कुछ कंपनियां होती हैं जो कह रही हैं कि चलो थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है, पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मंगा लो, फिर कल को लोड पड़ेगी फर्स्ट कॉल के मंगा लो, फिर जरूरत पड़ी फाइनल कॉल के मंगा लो, कंपनी की अपनी मर्जी है। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर ये वाले केस के हैं। 4 एंट्रीज हैं, 4 तरह की इंस्टॉलमेंट हैं, तो 4 तरह की इंस्टॉलमेंट में टोटल 8 एंट्रीज होंगी। 4 तरह की इंस्टॉलमेंट में टोटल 8 एंट्रीज होंगी। सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, हाँ देखो जी, अब ये जो 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन,
अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसका मतलब बता देता हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन, जो बंदा, जो शेयर होल्डर कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा कि इतने शेयर खरीदने हैं मुझे इस डेट पे, इस नाम पे। तो इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करना, वहीं से पड़ गया एप्लीकेशन। इसमें कंपनी को कैसे विश्वास आएगा कि सच में आप लोग शेयर खरीदना चाहते हो? तो सबसे पहले आपको, जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ना, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए सबसे पहले आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो जब भी आप शेयर अप्लाई कर रहे हो, जब भी आप शेयर्स अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के पैसे भरने पड़ेंगे, तभी कंपनी को विश्वास होगा कि ये लोग इंटरेस्टेड है। जैसे आप किसी बाहर वाले ठेकेदार को कोई ठेका देते हो, पहले एडवांस पकड़ा के आते हो ना। अभी ट्यूशन आने से पहले, अभी ट्यूशन आने से पहले मैं भी एक ऑर्डर दे के आया हूँ, ठीक है, अपने कैबिन का वॉलपेपर का। तो उसको पहले मेरे को एडवांस देने पड़े। आपको पता है नॉर्मल चीज है। तो ये एडवांस दे के पक्का हो जाता है कि सामने वाला बंदा सीरियस है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अप्लाई जब करने पड़ेंगे तो पहले आपको बैंक की एंट्री करनी पड़ेगी, कंपनी को पैसा मिलेगा। उसके बाद फिर आप उन शेयर्स को ड्यू कर दोगे या एडजस्ट कर दोगे। ठीक है जी। तो पहली ये कौन सी एंट्री हुई है? ये मेरी एप्लीकेशन की दो एंट्रीज हो गई। एप्लीकेशन की दो एंट्री हो गई जिसमें पहले पैसा मिल रहा है, फिर बाद में उनको एडजस्ट कर रहे हो। सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है? सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट। इसके 2-4 दिनों के बाद, इसके 2-4 दिनों के बाद आप उनको बताते हो कि जैसे अब हम 10 लाख शेयर बेचना चाहते हैं, खरीदने वाले या तो 8 लाख आ गए, या 10 लाख, या 15 लाख। फिर आप बताते हो कि हमने आपको शेयर दे दिए। तब जाके वो कंपनी के असली शेयर होल्डर कहलाते हैं, जब हम उनको शेयर अलॉट कर देते हैं, दे देते हैं। उस टाइम पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, फिर से दो एंट्री आऊंगी। सबसे पहले उनको बता दोगे आप, बताने का मतलब होता है उसकी एंट्री को ड्यू कर दिया कि भाई साहब हमने आपको ड्यू कर दिया, अब हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट दे जाओ। चौथे नंबर पे वो आके आपको इंस्टॉलमेंट दे जाते हैं। तो एंट्री, फर्क क्या हुआ? एप्लीकेशन वाली एंट्री में पहले आपने पैसा लिया, फिर उनको ड्यू किया। अलॉटमेंट की एंट्री में आप पहले उनको ड्यू करते हो, फिर उनको पैसा लेते हो। फिर कुछ टाइम के बाद, 6 महीने, 5 साल, 2 साल के बाद आपको पैसों की और जरूरत पड़ी। ये मैं कौन सा केस करवा रहा हूं? ईएमआई वाला। जब आप पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, आपने टेलीफोन उठाया, आपने भैया को फोन मिला दिया, कॉल मिला दिया। ये आप पहली बार कॉल कर रहे हो, इसलिए इसका नाम पड़ गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में भी, अब ये जो भैया है ना, आपकी कंपनी के असली ठेकेदार, ठेकेदार यानी कि शेयर होल्डर बन चुके हैं। कब बने थे? अलॉटमेंट के टाइम आपने उसको शेयर दे दिए थे। फिर से अब आपने इनको बोला भैया हमें पैसों की जरूरत पड़ गई है, आपने हमें 3 रुपए पहले पहुंचा दिए थे अप्लाई करते टाइम। फिर जब हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए थे कुछ दिन के बाद, 4 पे आपने हमें तब दे दिए थे। तो आपका 7 रुपीज कंपनी में पहुंच चुका है। बताओ कितना पेंडिंग है? क्या कंपनी 3 रुपए से ज्यादा मंगवा सकती है? नहीं। इसलिए हम कंपनी को कहते हैं, कंपनियां जो है वो लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आपने सिर्फ 10 रुपए ही भरने हैं, इससे ज्यादा नहीं। कंपनी ने फर्स्ट टाइम पे कॉल की, कंपनी कह रही है भैया अब आप इस कंपनी के मालिक हो, तो पहले हम आपकी एक ड्यू की एंट्री कर देते हैं। ड्यू मतलब आपका कितना पैसा बन रहा है। अगर आपके पास समझ लो 20,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल का रेट देखना हमने क्या लिया ऊपर, तो आपका 40,000 रुपये बनता है। हेलो भैया 40,000 रुपये दे जाओ। सर ऐसे कंपनी फोन करती है? ऐसे फोन भी करती है, मैसेज भी डालती है, ईमेल भी डालती है। अभी हमने उनको क्या बोला है? भैया 40,000 रुपये दे जाओ, 1 हफ्ते का टाइम रखा हुआ है, या तो बैंक ट्रांसफर कर दो, हमने स्कैनर भेज दिया, जीपे कर दो हमें, नहीं तो आके चेक दे जाओ। कैश नहीं चलते होते कंपनियों में। और 6 नंबर पे जो भी 6-7 दिन, 4 दिन की परमिशन दी थी, उसके बाद वो आपको पैसे दे जाते हैं। तो ये बैंक की एंट्री हो गई। अब तीनों में क्या फर्क है? पहली एंट्री में जब अप्लाई कर रहे थे आपके ऊपर विश्वास नहीं था। ऐसे ही सेम आपकी दुकान, आप ठेकेदार हो चाहे जो मर्जी हो, आपकी दुकान में जब पहली बार कस्टमर आता है ना, B2B की बात कर रहा हूं मैं, बिजनेस टू बिजनेस से, B2C भी लगा लो। आप पहले कहते हो भैया हम तो आपको जानते नहीं, आप अगर ऑर्डर दे के गए पहले पैसा रख के जाओ यार। कहीं आप कल को 5,000 का माल है, आप 500 रुपए दे जाओ मुझे और उसके बाद उठाने ही ना हो, तो पहले मुझे पैसे दे के जाओ। फिर जब उस बिजनेसमैन के साथ B2B या दो बंदों की डीलिंग पिछले 2-3 सालों से चल रही हो, फिर तो आपको पता है विश्वास हो जाता है। तो सेम ऐसे ही है, अप्लाई करते टाइम पहले पैसा, फिर ड्यू। उसके बाद तीनों ईएमआई में, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में पहले आप ड्यू कर देते हो। ड्यू करने का मतलब है उसको बता रहे हो कि भैया आपका इतना पैसा है,
उसके अगले 2-4-5 दिनों के बाद वो पैसा दे देते हैं। कहने का मतलब पहले ड्यू की एंट्री फिर बैंक की एंट्री। अब इस एंट्रीज को मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन में हम सीधा कर लेंगे, फिलहाल के लिए मैं आपको एंट्रीज करवा रहा हूं यहाँ पे। ये देखना समझ में आ रहा है। सबसे पहला नोट क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी, प्रीमियम, ओके 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 ओके। ये देखना, पढ़ना आपको समझ में आ रहे हैं, ये 5 नोट बड़े इजीली समझ आ जाएंगे, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। क्या तीसरा केस पॉसिबल है आज के सिनेरियो में? नहीं, चलो बस आपको समझ में आ गया। अब हम कर रहे हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले देखो, देखना ज्यादा ब्लर हो रहा है या चेंज करूं, दिख जाएगा, दिख रहा है। सबसे पहली एंट्री की हेडिंग देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी पहले पैसा लेगी एडवांस, तभी विश्वास होगा। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पिछला मेरा डिसोल्यूशन का चैप्टर हुआ था, जब मैं एसेट बेच रहा था, कोई एंट्री बोलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब जब पैसा आएगा बैंक डेबिट हो जाएगा। पहली एंट्री क्लियर हो गई। अब जो पहली एंट्री में पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, ये कौन सी ईएमआई का पैसा मिला? पहली एप्लीकेशन का, इसलिए यहां पे नाम आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर वाली एप्लीकेशन वाली पैसे उसको ड्यू करने हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मेरे को बताओ, पहली और दूसरी एंट्री में क्या से क्या कट गया? एक बार शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, एक बार डेबिट हुआ, तो अल्टीमेटली कट गया। एंट्री क्या बच गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि जब हम क्लास +1 में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री करते थे, थोड़ा स्लो हो रहा हूं, +1 में कैश इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस बड़े सारे चैप्टर में आता था, तो उसकी एंट्री बनती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये वही तो है, कैश की जगह बैंक लिख दिया, कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल लिख दिया। तो हमें लेकिन करना ऐसे पड़ेगा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सेकंड एंट्री में अब इन केस अगर मैंने ये वाली शेयर कैपिटल प्रीमियम पे इश्यू की होती, प्रीमियम मतलब महंगा बेचा होता, तो कंपनी को प्रॉफिट हो जाता ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों? क्योंकि कंपनी को फायदा हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को भी हम नोट करेंगे। सेकंड में अगर हम अलॉटमेंट दे रहे हैं, अलॉटमेंट, थर्ड एंट्री शुरू हो गई, यानी कि सेकंड ईएमआई। अब इसमें पहले पैसा ड्यू करोगे, बाद में मिलेगा, तो इसमें हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि यहां पे सेकंड वाली एंट्री पहले कर दी, और चौथे नंबर पे वो आपको पैसा देने आएगा, तो कंपनी को पैसा मिलेगा। बताओ क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पांचवी एंट्री, अगर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रही है, पहले शेयर फर्स्ट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम भी डाल देंगे, फिर उसके बाद पैसा मिलेगा। यानी कि जो पहली एंट्री थी उसमें फर्स्ट ईएमआई में बैंक वाली एंट्री पहले हो रही है, और बाकी सभी में शेयर कैपिटल वाली। बस कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे सीधा।